हेलो स्टूडेंट, वीडियो में स्वागत है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि बचेंद्री पाल ने हमें बताया यहाँ पर कि एवरेस्ट को उन्होंने देखा था, एवरेस्ट की चोटियों को देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था, पास से कभी उन्होंने एवरेस्ट की चोटियों को नहीं देखा था। अब पेज नंबर 24 से हम पढ़ेंगे कि आगे लेखिका ने क्या बातें बताई है। लेखिका आगे यहाँ पे बताती है कि जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट पे चढ़ने के पहले जितनी भी चोटियाँ लगती है, जब एवरेस्ट का जो रास्ता है उसमें हिमपात होते ही रहता है। हिमपात एक तरह से क्या होता है, एक बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। इसका मतलब वहाँ पे वातावरण के बदलाव के कारण, क्योंकि वहाँ पे वातावरण एक सा नहीं होता है, उससे क्या होता है कि वो उन्हें ये बताया गया था कि ग्लेशियर जो नदी है वहाँ पर, उसके बहने से क्या होता है कि अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है और जिससे बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें वहाँ पे गिरती है। तो यहाँ से स्थिति क्या हो जाती है, ख़तरनाक होती है और ऐसे ख़तरनाक स्थिति में उनको एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लेखिका ने क्या बताया है। अब दूसरे दिन जब लेखिका वहाँ पे पहुँची तो अधिकांश सामान उन्होंने हिमपात के आगे के रास्ते तक पहुँचाया था। डॉक्टर मीनू मेहता, इन्होंने सभी ग्रुप को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई यानी टेम्पररी, जो एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये एडजस्टेबल होती है, जिस जैसे डिस्टेंस होता है उस तरह से ये सीढ़ियाँ एडजस्ट की जाती है। तो डॉक्टर मीनू मेहता इन्होंने सभी ग्रुप को इन एल्युमिनियम सीढ़ियों से पुल बनाना, उससे कैसे पुल बना, ये पुल क्यों बनाते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर कुछ गैप रहती है चोटियों पर तो उस गैप को कवर करने के लिए ये पुल बनाए जाते हैं। तो एल्युमिनियम सीढ़ियों से पुल बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, जैसे रस्सियाँ है वो कहाँ गड़नी चाहिए और उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने इन सबको दी थी। उसी प्रकार जैसे बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें होती है, उस पर रस्सियाँ कैसे बांधी जाती है, ये सारी जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने इन सारे ग्रुप को दी थी। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि तीसरे दिन हिमपात कैंप तक सारा सामान लेकर चढ़ाई करने के लिए निश्चित किया गया था। जो तीसरा दिन था वो हिमपात कैंप तक जो सामान है वो सारा चढ़ाई करने के लिए निश्चित किया गया था। तो लेखिका जो है बचेंद्री पाल, इनके साथ रीता गोम्बू भी थी और ये दोनों साथ साथ चढ़ रहे थे। इनके पास एक वॉकी टॉकी था जिसके ज़रिए हर समय की जानकारी ये लोग बेस कैंप पर देते थे। बेस कैंप मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है बेस कैंप क्या होता है। तो ये जो सारी जानकारी है ये वॉकी टॉकी के ज़रिए बेस कैंप पर पहुंचाया करते थे, जिसके ज़रिए हर समय की जानकारी ये लोग वहाँ पर रुके हुए लोगों को देते रहते थे। अब इनके इस उपलब्धि पर कर्नल खुल्लर जो थे बहुत खुश हुए, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू ही थी। ये दोनों ही सिर्फ कैंप 1 तक पहुंच गए थे। आगे देखते हैं। लेखिका आगे बताती है कि अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। अब जब लेखिका अप्रैल में बेस कैंप में थी तो उन्होंने तेंजिंग नोर्गे के बारे में यहाँ पे बताया है कि जब वो बेस कैंप में थी तो तेंजिंग नोर्गे अपनी सबसे छोटी बेटी डेकी के साथ इस ग्रुप को मिलने आए थे। तेंजिंग नोर्गे, इनका नाम सुना होगा आपने, एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी के साथ वे पहले व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा था। तो तेंजिंग नोर्गे इन सबको मोटिवेट करने के लिए बेस कैंप में आए थे। सभी के साथ मिलने के बाद जब वे बचेंद्री पाल के पास आए तो बचेंद्री पाल ने अपना परिचय यह कहते हुए दिया कि वे एक बिल्कुल नौसिखिया है और एवरेस्ट पर चढ़ना यह उनका पहला अभियान है। इस बात पर तेंजिंग हंसे और उन्होंने लेखिका से कहा, एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है और यह भी स्पष्ट कर दिया कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। जो तेंजिंग नोर्गे है
ये 7 बार एवरेस्ट पे गए थे। और बाद में हाथों को बचेंद्री पाल के कंधों पर रखते हुए कहा उन्होंने कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो एक प्रकार का उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, एक प्रकार का मोटिवेशन तेंजिंग नोर्गे ने इन सभी को दिया, जैसे बचेंद्री पाल को भी दिया। अब आगे लेखिका कहती है कि 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर से रंगीन नायलॉन के बने तंबू से बना कैंप 3 और वहाँ पर पहुँच गई। कैंप 3 में पहुँच गए ये लोग। उस कैंप में और 10 लोग थे। लोब्सांग, तशारिंग लेखिका के साथ थे। ये जो नाम है ये नेपाली नाम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाम ध्यान में रखना है कि लोब्सांग, तशारिंग ये जो लोग थे ये लेखिका के साथ एक ही तंबू में थे, और अन्य जो शरीर से मजबूत है, ऊंचाई में रहने वाले जो शेरपा थे वो दूसरे तंबुओं में थे। अब अचानक से रात 12 साढ़े 12 बजे में जब लेखिका सोई हुई थी तब एक सख्त चीज़ उनके सिर के पिछले हिस्से में टकरा गई। अब जब लेखिका की आँख खुली तब उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ उनके शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है। वे सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। इसकी वजह थी कि एक बर्फ़ का हिमपिंड का मतलब एक बर्फ़ की ढलान इनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरी थी। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरह से बर्फ़ की बड़ी बड़ी ढलानें वहाँ पे गिर रही थी, और उसका एक विशाल हिमपुंज यानी बर्फ़ का एक बड़ा सा गोला बनकर वह रेलगाड़ी की तेज़ गति से आया और उनके कैंप को तहस नहस कर दिया। जैसे इस तरह से आप देख सकते हो, ये एक प्रकार का तूफान है। तो इस तरह से वहाँ पे एवरेस्ट पे बाकी चोटियों पर इस तरह का वेदर रहता है, वेदर एक जैसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो जो बर्फ़ का पिंड है या बर्फ़ का गोला है वो रेलगाड़ी की तेज़ गति से आया और इनके जो कैंप लगे थे वहाँ पे, इनके जो तंबू लगे थे वहाँ पे, उनको तहस नहस कर दिया। अब सभी को वहाँ पर चोट लगी थी, पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी वहाँ पे। अब यह सारी अड़चनें क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर मौसम में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। इसकी वजह से यह सारी परेशानियाँ जो एवरेस्ट पार करने जाते हैं उन्हें झेलनी ही पड़ती है। अब यहाँ पे ये हुआ कि बचेंद्री पाल के चारों तरफ बर्फ़ जम गई थी और उस बर्फ़ में वे दबी थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया और वे बचेंद्री पाल को बचाने के लिए बड़े बड़े हिमखंडों को बड़ी मुश्किल से हटाते हुए उनके चारों तरफ जमी बर्फ़ की खुदाई की उन्होंने, और उन्हें उस बर्फ़ की कब्र से बाहर निकालने में वे कामयाब रहे। अब यह घटना कब हुई थी? यह घटना है रात की। अब सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई सुबह 8 बजे यह सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर नीचे लाया गया। यह देखकर कर्नल खुल्लर ने उनके कार्य की प्रशंसा की, यह कहकर कि सुरक्षा कार्य का ये एक साहसिक नमूना है। ये एक साहसिक कार्य था क्योंकि इतनी ऊंचाई से फिर से उस शेरपा को नीचे लाया गया था और यह आसान काम नहीं था। और बाकी सभी 9 पुरुष सदस्यों को भी चोटें आई थी। किसी की हड्डी टूटी थी तो इसकी वजह से उन्हें वापस बेस कैंप में भेजना पड़ा था। यह देखकर कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल को पूछा, क्या तुम भयभीत हो? क्या तुम भी वापस जाना चाहती हो? तो बचेंद्री पाल ने कहा, मैं भयभीत थी पर मैं वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मन में बचेंद्री पाल ने ठान लिया था कि उन्हें इस अभियान को सफल बनाना ही था। दृढ़ आत्मविश्वास उनके मन में भरा था, इसलिए इतनी बड़ी मुश्किल आने पर भी वे ज़रा भी विचलित नहीं हुई थी। यहाँ पे बचेंद्री पाल जो हिमखंड उनके ऊपर गिरा था उनमें पूरी तरह से दब गई थी, लेकिन फिर भी उनके साथ जो साथी थे उन्होंने उनकी मदद की और उनको वहाँ से बाहर निकाला। तब कर्नल खुल्लर जो उनके नेता थे, उनके जो गाइड थे, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम इनकी तरह वापस जाना चाहती हो?
क्या तुम भयभीत हो? तो बचेंद्री पाल ने यही उत्तर दिया उनको कि हाँ, मैं भयभीत तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर उनके मन में ये आत्मविश्वास नहीं होता तो वो एवरेस्ट पार करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला नहीं बन पाती। अब आगे उन्होंने और किन किन कठिनाइयों का सामना किया एवरेस्ट पार करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।